फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर की। तो ये वन लाइनर हमारे जितने भी स्टेट लेवल टेट होते हैं या सी टेट होता है या जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये कई बार हमारे लिए एज इट इज़ रखे हुए मिल जाते हैं, तो हमें इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आ जाता है तो हमारा आंसर ऐसे ही सही हो जाता है। ठीक है, तो अपनी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद शब्द किसने दिया? जो एक वर्ड है स्ट्रक्चरलिज्म, ये किसने दिया? ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये किसने दिया? ये दिया था टिचनर ने। ठीक है, अगर इसकी बात आती है, ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरलिज्म शब्द किसने दिया? तो ये दिया है टिचनर ने। और टिचनर कौन थे? तो टिचनर वुंट के शिष्य थे। ठीक है, जो विलियम वुंट थे, अभी हम बात आगे करेंगे वुंट के बारे में भी। विलियम वुंट थे, उनके शिष्य थे टिचनर। तो उन्होंने वर्ड दिया संरचनावाद। लेकिन अगर हम बात करें फाउंडेशन की और फाउंडर की, स्ट्रक्चरलिज्म के जो फाउंडर हैं, तो वो हैं हमारे वुंट। विलियम वुंट का ही नेम आता है जब हम स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर की बात करते हैं। तो ठीक है, आगे देखेंगे हम वुंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो वाटसन के लिए माना जाता है। व्यवहारवाद क्या है? मतलब कि जो सामने है वही व्यवहार है। मतलब कि जितना भी ऑब्जर्वल जो हमारा बिहेवियर होता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को, वही व्यवहार है, ये बताया। इन्होंने कंडीशनिंग की भी बात की है, वाटसन ने। कंडीशनिंग में इन्होंने बताया कि जैसी कंडीशन होती है उस तरह से बच्चा उस तरह से लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि एक पूरे एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसके सामने हम एक कोई सॉफ्ट टॉय अगर लेकर जाते हैं और वो उसको छूता है और उस वक्त वो आवाज़ करता है छूने पर, टच करने पर, तो क्या होता है? बच्चा डर जाता है उस सॉफ्ट टॉय से। तो आगे से उसके सामने जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ आएंगे वो उनसे डर जाता है। तो ये क्या हुआ? ये कंडीशनिंग बन गई है। मतलब उसको डर लगने लगा है अब सॉफ्ट टॉयज़ से। उसको लगता है कि हाँ, ये भी आवाज़ करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग की बात की है। साथ ही हम बात करते हैं कि इनकी एक बुक भी थी वाटसन की, जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो ये रही बात। नेक्स्ट देखते हैं, गेस्टाल्टवाद के जनक। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? गेस्टाल्टवाद के जनक थे वर्दीमर। और जो मीनिंग है गेस्टाल्ट का वो क्या होता है ना? जो मीनिंग है गेस्टाल्ट का क्या होता है? तो गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है होल। क्या मीनिंग होता है? होल, यानी कि समग्रता की बात करते हैं। ये जो भी चीज़ है वो समग्र है। ठीक है, तो इसमें जो गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं, जो शब्द के जनक हैं, वो हैं वर्दीमर। लेकिन वर्दीमर के साथ और लोगों ने भी मिलकर काम किया है। वो हैं कोफका, कोहलर और वर्दीमर। ये तीनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है, कोहलर की तो थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है, इनसाइट थ्योरी, तो जिसमें वो सुल्तान चिंपैंजी होता है। यू ऑल नो, इस थ्योरी के बारे में सभी जानते ही हैं। जितने भी हमारे साइकोलॉजी में हैं, जो भी साइकोलॉजी को पढ़ा है, जाना है, वो सभी जानते हैं जो कोहलर की थ्योरी थी, इनसाइट थ्योरी, कि कोई भी अगर थॉट है तो वो अचानक से ही आ जाता है आपके मन में। और कोई भी क्वेश्चन के लिए अगर आप करना चाहें तो बहुत देर तक नहीं हो रहा है, लेकिन सडनली आपके दिमाग में उसकी एक नई ट्रिक, उसका कुछ अलग सा थॉट आपके दिमाग में आ ही जाता है। वही बताया था कोहलर ने। तो कोहलर, कोफका और वर्दीमर, ये तीनों के तीनों गेस्टाल्टवाद में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवाद को सपोर्ट करते हैं। इनके साथ ही एक और नाम भी देखने को मिलता है, वो नाम है कर्ट लेविन, है ना? नेम है कर्ट लेविन, लुइस कर्ट लेविन, इनका फुल नेम है लुइस कर्ट लेविन। तो कर्ट लेविन ने, वैसे जो हम देखें तो एक क्षेत्र सिद्धांत दिया है, फील्ड थ्योरी दी है कर्ट लेविन ने भी, क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। तो हम आगे इसको देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इस सेशन में हम इसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो कर्ट लेविन ने भी जो सपोर्ट किया है वो किसको किया है? गेस्टाल्टवाद को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है? मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक हैं एरिक एरिक्सन। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, 8 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, कि जो एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो 8 स्टेजेस तक होता है। इन्होंने बर्थ से लेकर जो लास्ट, मतलब जो डेथ होती है, वहाँ तक इन्होंने बताया है। बेसिकली यहाँ तक कोई नहीं बता पाया है, लेकिन उन्होंने सारी की सारी स्टेज को बताने की पूरी कोशिश की है।
और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत, है ना। तो मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है जो दिया गया है वो किसने दिया है, उसके जनक हैं सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड के जो ये सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक भी है कहते हैं, और एक अलग और नाम से भी आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि साइकोसेक्सुअल किसने दिया है, और साइको एनालिसिस, तो ये सारे के सारे रिलेटेड हैं हमारे सिगमंड फ्राइड से। इसके साथ ही जैसे कि साइकोडायनामिक का भी नाम आता है, तो साइकोडायनामिक जो थ्योरी है वो भी किसने दी है, मनोविश्लेषणात्मक जनक जो हैं सिगमंड फ्राइड, उन्होंने ही दी है। जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने हमारे जो मन है, मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। मन की कौन कौन सी 3 अवस्थाएं बताई हैं, यहाँ पर मैं एक ना शॉर्ट में आपको बताती हुई चल रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बताई हैं, ये बताई हैं चेतन, अचेतन, और ये हमें बताई है अर्धचेतन, ठीक है, ये 3 बताई हैं। मतलब कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये इन्होंने 3 हमारी जो स्टेजेस हैं मन की, जो 3 अवस्थाएं हैं वो बताई हैं। इसके साथ ही सिगमंड फ्राइड ने बात की है इड, ईगो और सुपर ईगो की, इड, ईगो और सुपर ईगो की। तो ये सुपर ईगो, इन 3 के बारे में बात किया है सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें जो इद होता है वो डिज़ायर पर बेस्ड रहता है, और ईगो रियलिटी को मानता है, और सुपर ईगो मोरालिटी को, है ना। तो ये इस तरह से बताई हैं इन्होंने। अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ी है मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी तो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पर भी लाने वाली हूँ। और जैसे कि इन्होंने और भी दिया है, एक इनकी बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये किसकी बुक है, तो ये सिगमंड फ्राइड की बुक है। तो हमने अभी सिगमंड फ्राइड के बारे में हमने इतना सब कुछ जान लिया है, और एक ही पॉइंट से इतने सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यूज़फुल और कितनी ज़्यादा अच्छे ये पॉइंट्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक का जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। बात की थी शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी कि मनोविज्ञान को शिक्षा में जो लाने की बात की थी वो की थी थॉर्नडाइक ने, और इनके बहुत सारे यहाँ पर सिद्धांत भी मिल जाते हैं। इनका जो थ्योरी है, इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ये दिया है लॉ ऑफ रेडीनेस, बता देती हूँ आपके लिए। 3 जो प्रिंसिपल दिए हैं उनमें फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, और फिर दिया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि तत्परता का नियम, और ये हिंदी थोड़ी सी नहीं समझ आ रही है, तो ये फिलहाल दिए इन्होंने। प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, और अभ्यास का नियम है। हाँ जी, रेडीनेस हो गया तत्परता का नियम, एक्सरसाइज हो गई अभ्यास का नियम, और इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम। मतलब जिस तरह से बच्चा अगर तैयार होगा तभी उस चीज़ का वो अच्छे से सीख पाएगा, उस काम को उतने अच्छे से करेगा। लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि जब बच्चा कार्य करने के लिए तैयार होगा वो तभी उसको अच्छी तरह से कर पाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है कि एक्सरसाइज जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी काम की, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। एंड लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि एक बार बच्चा करके देखता है, अगर उसको हाँ कोई इफेक्ट लगता है तब तो वो आगे उसको कंटिन्यू करता है, अदरवाइज वो उसको वहीं छोड़ देता है। जैसे कि अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, ये वीडियो अच्छी है, तब तो आप कंटिन्यू करेंगे, तब तो आप कल भी आएंगे। बट अगर आपको यूज़फुल नहीं लगती है तो आप ये वीडियो अभी छोड़कर चले जाएंगे और समझ नहीं आएंगे आप वापस, है ना। तो ये बात करता है लॉ ऑफ इफेक्ट की। तो ये मैंने एग्जांपल फिलहाल जस्ट आपको समझाने के लिए दिया था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, हमने ये देखा था आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ठीक है। क्वेश्चंस पे डिफरेंस है, देख लीजिए ध्यान से। ये है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक। शिक्षा में लाने की बात की थी थॉर्नडाइक ने। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न जो हमारा साइकोलॉजी है उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो ये हैं विलियम जेम्स। अच्छा, विलियम जेम्स के लिए जो
अमेरिकन साइकोलॉजी के भी फादर माना जाता है विलियम जेम्स के लिए, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर। अच्छा, विलियम जेम्स और विलियम वुंट, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, समझ नहीं आता है कि कौन है इसका मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ऐसा है कि ये जो अपनी खोज कर रहे थे, जो मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट थे, तो विलियम वुंट अपनी जो खोज कर रहे थे वो तो कर रहे थे जर्मनी में, और साथ ही साथ विलियम जेम्स अपनी मनोविज्ञान की खोज कर रहे थे अमेरिका में। ठीक है, तो ये विलियम जेम्स माने जाते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। और अगर हम बात करें मनोविज्ञान के जनक, तो ये माने जाते हैं विल्हेल्म वुंट। ठीक है, विलियम वुंट। विलियम वुंट की जो मतलब वो थी बुक थी, वो विलियम वुंट ने जो दिया था वो स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी दी थी, स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी विलियम वुंट ने, जिसका नेम बाद में जो शब्द दिया था वो दिया था इनके जो शिष्य थे टिचनर, ईवी टिचनर, उन्होंने दिया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये तो थे फिलहाल स्ट्रक्चरलिज्म को मानते थे, संरचनावाद को मानते थे विलियम वुंट, लेकिन जो विलियम जेम्स थे ये बात करते थे प्रकार्यवाद की, फंक्शनलिज्म की। ठीक है, तो ये थी इनमें डिफरेंस थोड़ी सी। और विलियम जेम्स की जो बुक थी उसका नेम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी एक बुक थी, बहुत ज़्यादा फेमस बुक थी। ठीक है, और विलियम वुंट के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा काम किया है साइकोलॉजी में, इसीलिए मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो विलियम वुंट को ही माना जाता है। तो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से आपको फुल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, लेकिन अगर कहीं भी आपको कुछ कमी लगती है, कोई डाउट लगता है, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल हम सीडीपी को देखेंगे इवनिंग में, और मॉर्निंग में हम ईवीएस को देखेंगे। ठीक है, एक पार्ट ईवीएस का देखेंगे, हम क्लास 5th की ईवीएस कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में देखने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखिए, और 2 महीने भी नहीं बचे हैं आपके पास अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर लास्ट में, जहाँ तक है मतलब दिसंबर में ही, चाहे लास्ट में, मिड में, स्टार्टिंग में, कभी भी दिसंबर में ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन भी अक्टूबर में आ जाएगा यूपी टेट का। तो तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए, और वन लाइनर को याद करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपनी नोटबुक में भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए।